हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईटीज। आज बारी है ईएनटी की। तो देखिए, ईएनटी कंपैरेटिवली एक थोड़ा छोटा सब्जेक्ट ज़रूर है अगर आप उसको मेडिसिन या सर्जरी से कंपेयर करते हो, लेकिन एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम उसके पीवाईटीज डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप इस सब्जेक्ट को छोड़ने की सोच रहे थे तो कम से कम इन पीवाईटीज को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना और इसके क्वेश्चंस लगा के जाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला टॉपिक जो है वो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब ये सिंपली हम देखते हैं, ये है क्या? ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल का इन्फेक्शन है। बट ये होता किस में? इसके जो दो पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो है कि ये हिस्ट्री आपको मिलेगी डायबिटिक या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से वो है सूडोमोनास पे। ठीक है। और ये कहाँ तक फैल जाता है? स्कल बेस तक। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है सिर्फ ईएनटी से आए या फिर उन्हें कंबाइन किया जाए किसी दूसरे सब्जेक्ट से। तो आप इनके कुछ, ये जो दो तीन पॉइंट्स मैंने बताए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। अब इसकी एक इमेज देख लेते हैं। तो आपको कभी कभी इसका ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। और क्वेश्चन जैसे कि इसमें है कि आपका सिंपली ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के लिए कॉजेटिव एजेंट है। तो वो है हमारा सूडोमोनास एरिजिनोसा। अब आप इसके बारे में सिर्फ ईएनटी से नहीं बल्कि आपको इसको माइक्रोबायो से भी पढ़ना है, क्योंकि ये हो सकता है उसके साथ इंटीग्रेट करके पूछा जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है ऑटोस्क्लेरोसिस। देखिए, ऑटोस्क्लेरोसिस सिंपली क्या है? एक एबनॉर्मल बोन ग्रोथ है। क्या है ये? एक एबनॉर्मल बोन ग्रोथ है जो कहाँ, किसके अराउंड हो रही है? स्टेपीज के अराउंड हो रही है। और स्टेपीज के कहाँ पे? फुट प्लेट पे। अब इससे होता क्या है? अब इसमें आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो देखो वैसे भी नहीं आते। अब इसमें पूछा जाएगा कि, ये आपको हिस्ट्री दी जाएगी कि पेशेंट इज हैविंग कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब इसमें आपको थोड़े बहुत हिंट्स दिए रहेंगे कि वो बात कर रहे हैं ओटोस्क्लेरोसिस की। हिंट्स ये हो सकता है। इसके बाद आपसे इसमें पूछा जाएगा इसका ट्रीटमेंट, जो कि है स्टेपेटेक्टॉमी, या फिर हम हियरिंग एड अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन से मोस्टली ये स्टेपेटेक्टॉमी पे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक साइन है आपका, शॉर्ट साइन। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं आपके, कि हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऑडियोमेट्री में हमें क्या मिलेगा। इसकी ऑडियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ। फिर मैंने जैसा बताया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपका रहेगा। ये तो सिंपल इसका एक डेफिनेशन है। और फिर इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया या फिर क्रॉनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया की। अब सीरस ओटाइटिस मीडिया है क्या? सिंपली ये एक नॉन इन्फेक्टिव फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे? मिडिल ईयर में। और यूजुअली हमें किसके अंदर मिलता है? चिल्ड्रंस के अंदर। तो क्वेश्चन में एज इसी के अकॉर्डिंग दी होगी। अब ये क्रॉनिक कब कहेंगे? से अगर इसकी हिस्ट्री 3 मंथ से ज़्यादा हो। अब इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो है कॉलेस्टिएटोमा का। ये क्या होता है? ये केरेटनाइजेशन है किसका? स्क्वैमस एपिथेलियम का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बोन इरोजन हो रहा है। ठीक है। अब इसमें आप देख लो इसको, ये इमेज को मार्क कर देते हैं वापस से 2 स्टार, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है। इस इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एयर बबल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखिए, आपको कैसी दिखेगी? रिट्रैक्टेड, डल, ओपेक। ठीक है। सिम्टम्स आपको जो क्वेश्चन में मिल सकते हैं वो ईयर फुलनेस के सिम्टम है, या फिर हियरिंग लॉस। पेन तो देखिए काफ़ी कॉमन है, बट ये दो आपको इसमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोमस जुगुलारे। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। अब इसमें क्या है? ये पैरागैंग्लियोमा है किसका? जुगुलर फोरामेन का। इसमें आपको क्या मिलेगा? पल्सेटाइल टिनिटस, और क्या होगा? लोअर क्रेनियल नर्व पाल्सी। इसका एक क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमनली और पूछा जाता है इस टॉपिक से वो है सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आपको किस में मिलती है?
तो ये होगा ग्लोमस जुगुलारे। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। सॉल्ट और पेपर अपीयरेंस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स में भी है, बट यहाँ पे आपको इसकी हिस्ट्री ईयर से रिलेटेड जरूर मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं बेनाइग्न पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। अब ये नाम से आपको समझ में तो आ रहा है, पर इसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो है इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका ट्रीटमेंट। अब देखिए, क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूछेगा कि मुझे इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट बताओ या फिर मुझे इसका ट्रीटमेंट बताओ, कौन से मैन्यूवर से ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन वो इन पॉइंट्स को देगा क्वेश्चन के अंदर ताकि आपको इस डायग्नोसिस के बारे में पता चल सके। तो ये की पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना। और इसका ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि एक टेस्ट किया गया था और वो टेस्ट का नाम था डिक्स हॉल पाइक टेस्ट। तो और हिस्ट्री दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या हो सकता है, या फिर आपसे इसका ट्रीटमेंट पूछ लेंगे। तो आपको इसकी पहले डायग्नोसिस समझनी होगी, फिर आपको इसका ट्रीटमेंट समझना होगा। अब ये इमेज बेस्ड है, इसमें कई बार क्या होता है ना, आपको ये मैन्यूवर का नाम नहीं बताते, या तो इसकी कुछ इमेज दे देंगे या फिर वो इसको इमेज फॉर्म में भी नहीं देंगे। अब वो क्या करेंगे ना, इस इमेज को डिस्क्राइब करेंगे। आजकल ये क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, इसमें क्या है कि इमेज की जगह इमेज को डिस्क्राइब करना चल रहा है। तो इमेज को आपको सिर्फ याद नहीं करना है, इसको समझना है कि अगर आपको इस इमेज को डिस्क्राइब भी कर दिया जाए तो भी आप समझ पाओ कि ये किस मैन्यूवर की बात हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है मिनियर्स डिजीज। देखो, मिनियर्स डिजीज भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसमें क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स विल कॉज वर्टिगो, हियरिंग लॉस एंड टिनिटस। अब इसका सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, या जिस चीज पे क्वेश्चन को बेस किया जाता है, वो है इसका ट्रायड। आपको ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि पेशेंट इज हैविंग वर्टिगो, टिनिटस एंड हियरिंग लॉस। ठीक है, आपको ऐसी चीजें दे रखी होंगी क्वेश्चन में, ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे और आपको समझना होगा कि भाई यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मिनियर्स डिजीज की। तो ये ट्रायड आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसमें इसका मैनेजमेंट क्या है, लो सॉल्ट डाइट, डायोरेटिक्स और बीटा हिस्टामिन, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। अब क्योंकि इसमें जैसे कि क्या हो रहा है, आपका एंडोलिम्फेटिक एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे इस इमेज में है ना, एक्सेस फ्लूइड हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है। तो हम इसके लिए लो सॉल्ट डाइट प्रेफर करते हैं, डायोरेटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं और बीटा हिस्टामिन यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट है अगर, लेकिन एक बार समझ जाओ तो काफ़ी इजी होता है। इस वीडियो में तो मैं इसको काफ़ी स्मॉल पार्ट में कवर कर रहा हूँ, काफ़ी जल्दी कवर कर रहा हूँ, बट इसको आप थोड़ा अच्छे से टाइम दे के करना, जो कि है टेस्टोग्राफ, प्योर टोन ऑडियोमेट्री और टिम्पैनोग्राम। अब सबसे पहले जान लेते हैं पीटीए यूज कहाँ होता है। ये हियरिंग थ्रेशोल्ड को मेजर करता है, और टिम्पैनोग्राम क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है मिडिल ईयर प्रेशर एंड इट्स कंप्लायंस को। अब देखो, इसमें ना आपको ऐसे कुछ चार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, बाद में रिवीजन के टाइम पे काम आ जाता है। देखो, इसमें तीन टाइप है, टाइप ए। ठीक है, अब टाइप ए क्या डिनोट कर रहा है, नॉर्मल मिडिल ईयर मैकेनिज्म। फिर टाइप बी आता है, टाइप बी क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, टाइप बी आपके लिए दो चीजें करा सकता है, दो आपकी इसमें डायग्नोसिस हो सकती हैं। फिर थर्ड है टाइप सी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखो दो तरीके से पूछ सकते हैं आपको। या तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया रहेगा कि पेशेंट था, हमने उसके जब पीटीए परफॉर्म किया तो ऐसा कुछ ग्राफ आया, ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी। अब उससे आप लेकिन एग्जैक्ट एक पे तो पहुंच नहीं पाओगे, तो डोंट वरी, उसमें और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी रहेगी कि ये किस डायग्नोसिस की बात हो रही है। या फिर आपको अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन उन्हें देना होगा तो वो इनको चार्ट्स के फॉर्म में देंगे और आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि भाई ऐसी ऐसी हिस्ट्री है, बताओ इसका चार्ट कैसा बनेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं
हमारे टिम्पैनोग्राफ्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तीन होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक सेंसरी न्यूरल होता है और एक मिक्स्ड होता है। अब देखो इस पे अगर आपको अलग से कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इस पे एक अलग से शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा, पर अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं, उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड, इन तीनों के बारे में दिया, आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको ये ग्राफ रीड करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इसको कौन सा हियरिंग लॉस हुआ है, किस ईयर का हियरिंग लॉस है, ये सारी चीजें आपको बतानी रहेंगी। दूसरा, अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था पूरी केस हिस्ट्री दे रखी थी और उस केस हिस्ट्री में ऐसे चार्ट्स बने हुए थे ऑप्शंस में, अब उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, इसका आप सेव कर लो इसको, बाकी आप जो भी कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां से इसको प्रॉपर पढ़ लो। अगर आपको इसकी एक अलग शॉर्ट्स में वीडियो चाहिए कि आपको समझ में भी आ जाए, बहुत टाइम भी ना लगे आपका, तो कमेंट करो, मैं इस पे जरूर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो अगला टॉपिक पूछा जाता है वो है फेशियल नर्व एनाटॉमी एंड द इंजरीज। देखो 7th क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस पूछी जा सकती हैं, आपको उन ब्रांचेस के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अगर उन्हें कुछ डायरेक्ट पूछना होगा तो बेल्स पाल्सी, या फिर वो हिस्ट्री देंगे कि अभी उस पेशेंट की पैरोटिड सर्जरी हुई है। ठीक है, ऐसी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहेगी, तो आपको पहुंचना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेशियल नर्व पाल्सी की। अब बेल्स पाल्सी में ना कुछ और उसके सिम्टम्स होते हैं, अब ये सिम्टम्स भी एज यूजुअल दो फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, इमेज बेस्ड या फिर उस इमेज को डिस्क्राइब करके। अब जैसे वो या तो ये इमेज आपको दिखा देंगे ऐसी कुछ, आजकल तो पेन से ड्रॉ करके भी पूछ रहे क्वेश्चन, तो कोई भरोसा नहीं। बाकी अगर उन्हें उसे डिस्क्राइब करना होगा तो भाई देखो क्या बोलेंगे, ड्रूपिंग आईब्रोज है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, उसके साथ क्या है, ड्रूपिंग ऑफ द माउथ कॉर्नर है, या फिर उसको दूसरा पूछने का तरीका क्या हो सकता है, एसिमेट्रिकल स्माइल हो रही है पेशेंट के, क्या है, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक वर्ड जो आपने अभी पढ़ा है या आपने एकदम अच्छे से याद कर लिया वो वही पूछ लें, नहीं, वो उसको अलग ढंग से पूछ सकते हैं। तो चीजों को समझना, ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ना ये एकदम मिनिमम है कि इनको तो पढ़ के ही जाना है। अब ये नहीं कि इनको जितना मैंने बोला सिर्फ उतना पढ़ लिया, नहीं, इस इन टॉपिक्स को आप जितना डिटेल में पढ़ सको उतना बेटर है, क्योंकि इनके पूछ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट बात आती है ईयर इम्प्लांट्स की। देखो इसका क्वेश्चन ना दो जगह आता है, पहला तो आपका ईएनटी में पूछते हैं, दूसरा पीडियाट्रिक्स में भी पूछ सकते हैं। तो बाहा, ठीक है, बोन एंकर्ड हियरिंग एड, ये कहाँ यूज करते हैं हम, कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर यूज करते हैं। फिर सेकंड है आपका कॉक्लियर इम्प्लांट, जो कि हम कहाँ यूज करें, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर यूज हो रहा है। फिर देखो ये जो है एबीआई, ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं है, पर बाहा और कॉक्लियर इम्प्लांट ये काफी कॉमनली पूछते हैं, पीडियाट्रिक्स के अंदर भी काफी बार पूछा गया है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बट इसको भी पढ़ लेना, छोड़ना मत। फिर देखो क्वेश्चन मैंने एक इंक्लूड कर दिया कि कॉक्लियर इम्प्लांट आपका किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अगर कॉक्लियर नर्व ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो विच सेंटेंस इज करेक्ट, या फिर ऐसा कुछ घुमा के आपको पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि यार उसके ना कॉक्लियर नर्व की एब्सेंस है या डैमेज है, तो आप क्या नहीं करोगे। ठीक है, तो वो नॉट वाले वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बहुत गलतियां करवाता है वो। ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकता है आपको, तो इसकी इमेज को प्रॉपर देखना। फिर बात कर लेते हैं ट्रॉमेटिक सीएसएफ राइनोरिया के बारे में। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि नाम से आप देख सकते हो कि ट्रॉमा तो हुआ है पेशेंट को, फिर सीएसएफ की बात भी जरूर कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, सीएसएफ लीक फ्रॉम नोज पोस्ट ट्रॉमा, सिंपल डेफिनेशन है, पर क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि उसके एक नेजल ट्रॉमा हुआ है, या फिर उसको कोई ट्रॉमा हुआ है जिसके बाद से उसके ईयर से
कलरलेस सा लिक्विड या स्लाइटली वाइटिश लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है। अब आप ये बताओ उसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो डायग्नोसिस करने के लिए क्या है, बीटा 2 ट्रांसफेरेंट टेस्ट। तो आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना कि बीटा 2 ट्रांसफेरेंट टेस्ट हम यूज कर रहे हैं CSF राइनोरिया में, नहीं। आपको ये याद रखना है कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कि अगर ये क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। फिर बात कर लेते हैं एपिस्टैक्सिस की। भाई देखो, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर ये दे दिया तो एकदम खुश हो जाओ। इतना सिंपल क्वेश्चन और आता ही आता है। मतलब अगर उनको थोड़ा सा भी मीडियम उसका पेपर बनाना है या थोड़ा सा इजी बनाने का मन कर गया उनका पेपर, तो एपिस्टैक्सिस जरूर आएगा। इसमें बात आती है कि सबसे कॉमन एरिया क्या है जहां से ब्लीडिंग होती है, जो है लिटिल्स एरिया एंटीरियर, खास करके, क्योंकि पहले होता था कि डायरेक्टली वो लिटिल्स एरिया बोल देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा एंटीरियर पोस्टीरियर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नए टर्म्स ऐड कर दिए जाते हैं। थोड़ा उसको एजुकेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि आपने अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाया है कि नहीं। तो थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ो। फिर मोस्ट कॉमन साइट आपकी क्या है? कैसलबैक प्लेक्सिस। फिर जैसे कि ये है आपका लिटिल्स एरिया, सेम ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। और ये ऐसा फुल फेस डायग्राम नहीं आएगा, सिर्फ इसके ये पार्ट्स आ जाएंगे। तो इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। एनाटॉमी के अंदर आपको ये सारा मिल जाएगा, एनाटॉमी के अंदर इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, ये काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक भी है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। ये है आपका क्या, एट्रोपिक राइनिटिस। अब इसमें देखो यार, क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा ना, फाउल स्मेलिंग है, ये लाइन ऑलमोस्ट होती है हर क्वेश्चन में। अगर उनको एट्रोपिक राइनिटिस पूछना है तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्लेब्सिएला। अब इसमें क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे कि पेशेंट को जो है काफ़ी स्टफी नोज है, बट उसके साथ जो उसको ना फाउल स्मेलिंग क्रस्ट हो रहा है, जो, तो आपको ऐसे की पॉइंट जरूर लिखे हुए मिलेंगे, तो इन की पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ये क्या है, एक बेनाइग्न वैस्कुलर ट्यूमर है। किस में मिलता है ये? एडोलेसेंट मेल्स में मिलता है। सबसे कॉमन किस में? एडोलेसेंट मेल्स में। अब देखो, जुवेन आप इसको याद, मैंने जैसे किया था ना, मैंने क्या था, जुवेनाइल है यार, जुवेनाइल, एडोलेसेंट, तो ऐसे करके याद कर लो, कुछ ना कुछ अपनी ट्रिक्स लगाओ, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऐसी कुछ होगी कि एक 18 या 17 ईयर्स 16 ईयर्स ऐसा कुछ एज ग्रुप का मेल है, एंड ही इज हैविंग रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। अब इसमें आपको पहुंचना पड़ेगा डायग्नोसिस जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा तक। देखो, अब इसमें मैंने एक इमेज ऐड करी आपके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है। इसमें क्या हो रहा है, नेजल एंडोस्कोपी शो क्या शो कर रही है हमें, एक ग्लोब्यूलर पिंक मास। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वहां पे ना आपको ऐसा इमेज की जगह ऐसा बोल दिया जाए भाई कि एंडोस्कोपी में हमें क्या मिला, एंडोस्कोपी वी कैन सी ग्लोब्यूलर पिंक मास in the posterior part of nasal cavity pushing the septum to the opposite side and the patient is having recurrent epistaxis. So इसका डायग्नोसिस क्या है? तो उससे आप पहुंच सकते हो अब जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडेनॉइड्स की। देखो, एडेनॉइड्स का क्वेश्चन जो आता है ना, वो मेनली आता है एडेनॉइड फेसिस से, कि ना वो सांस ऐसा मुंह खोल के सांस ले रहा, उसमें या तो बच्चे की इमेज दी होगी या उसे डिस्क्राइब किया होगा। क्या होता है इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और स्लीप एपनिया होता है। किस में मिलता है ये? चिल्ड्रंस में मिलता है। तो आपको इसमें 2 से 3 पॉइंट्स तो यहाँ पे मिल गए कि देखो, एक तो एज ग्रुप क्या होगी, बच्चे वाली एज ग्रुप होगी, क्या हो रहा होगा उसको, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसको स्लीप एपनिया की हिस्ट्री होगी, या फिर उसके पेरेंट्स ऐसा कुछ हिस्ट्री बता रहे होंगे उसकी कि वो जब सांस लेता है ना तो वो ऐसा मुंह उसका हमेशा खुला रहता है, ऐसा कुछ उसका एडेनॉइड फेसिस, यानी माउथ ब्रीथर्स।
ऐसा कुछ आपको इमेज देखने को मिल सकती है। ओपन माउथ, ठीक है, ओपन माउथ, नेजल क्रीज मिल सकती है, एलर्जिक शाइनर मिल सकता है, और डेनी मॉर्गन लाइन यानी कि यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की। तो देखो, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का जो मेन रिस्क फैक्टर है वो है ईबीवी वायरस, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये फिर से आपका ना सिर्फ ईएनटी बल्कि आपका माइक्रो से भी कभी कभी इसको साथ में मिला के पूछा जाता है। इसमें क्या मिलेगा, पेशेंट के नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, नेक लिम्फ नोड्स हमें मिलेंगे, जो है स्वेल्ड मिलते हैं इसमें। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो कि है फोसा ऑफ रोजेनम्यूलर। भाई ये क्वेश्चन जरूर याद करना, बहुत कॉमनली पूछते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक इमेज ऐड कर दी है आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैरिंगोमेलिशिया की, जो कि क्या है, फ्लॉपी सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर विच इज कॉजिंग इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इन इन्फेंट्स। तो इसमें क्या होगा, आपको एज ग्रुप इन्फेंट की पता चल चुकी है। इसके बाद क्या होगा कि ऐसा कुछ हिस्ट्री होगा दैट स्ट्राइडर इंक्रीजेज ऑन क्राइम बट इम्प्रूव्स इन प्रोन पोजीशन। ऐसा आपको हिस्ट्री दिया रहेगा। और ये क्वेश्चन आपने अगर ईएनटी को अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू भी करी होगी, चाहे एफएमजी सॉल्यूशन या आपके मॉड्यूल्स वगैरह कहीं से भी, तो आपको ये ओमेगा साइन तो मिल ही गया होगा अब तक। तो ये वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक है, आता है तो भाई बहुत इजी है। ये देखो, ओमेगा साइन का क्वेश्चन ये आपको बहुत कॉमनली मिलेगा, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इवन नीट पीजी में भी पूछा गया है। तो इसको तो भाई छोड़ना ही नहीं है। ये इमेज तो हमें एकदम सोते जागते याद होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्ट्राइडर कब बढ़ रहा है, ऐसी क्या हिस्ट्री दी है, प्रोन पे इम्प्रूव हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए लैरिंगोमेलिशिया की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है जुवेनाइल लैरेंजियल पैप्लियोमेटोसिस। तो देखो, ये HPV 6 और HPV 11 से रिलेटेड होता है, और इट कॉजेज मल्टीपल वोकल कॉर्ड पैप्लियोमास। Most common cause of hoarseness in children is what? Juvenile laryngeal papillomatosis। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के, देखो जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं ना, उनके की पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर वो पूछे गए हैं कई बार, या फिर वो रीसेंट नीट पीजी में पूछे गए, तो मैंने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे मैं उनको सही इतने टाइम में आपको सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो इनको आप अपने नोट्स से, अपने लेक्चर्स से जाके इन टॉपिक्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ो। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो देख के कि हाँ मैंने एक बार ये वीडियो देख ली या फिर मैंने इसके इमेजेस देख लिए और आगे बढ़ जाओ भाई एंटी कवर हो गया हमारा, नहीं नहीं। ये आपको इन टॉपिक्स को अभी बिल्कुल प्रॉपरली आपके लेक्चर से, नोट से पढ़ के जाओ। एंड में आप इनको ज़रूर देखना, एक बार आपको रिफ्रेश हो जाएगा कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, या फिर इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, रिवीजन, एक क्विक रिवीजन ज़रूर हो जाएगा इससे आपका। फिर बात करते हैं वोकल नॉड्यूल्स एंड पॉलिप का। तो नॉड्यूल्स बाइलेटरल ड्यू टू वॉइस एब्यूज, ठीक है। नॉड्यूल्स, नोड्स, नोट्स पे कौन गाता है, सिंगर, तो उसका क्या हो रहा है, वॉइस एब्यूज हो रहा है, तो उसमें आपको बाइलेटरल नोड्यूल्स मिलेंगे। फिर होता है पॉलिप, जो कि क्या होता है, यूनिलेटरल सॉफ्ट और पेडिंकुलेटेड। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सिंगर विथ बाइलेटरल वोकल कॉर्ड लेजन्स, डायग्नोसिस, वोकल कॉर्ड्स में अगर बाइलेटरल हो रहा है तो ये वोकल नोड्यूल है। तो इसको आप सिंपली ऐसे याद करते हो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था यार ये नोड्यूल है या ये पॉलिप है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन आता है इन पे कि वोकल कॉर्ड लेजन है। तो ऐसे याद कर लो कि हाँ, अगर जो सिंगर है या टीचर है उसके ना वॉइस अब्यूज हो रहा है तो उसके नोड्यूल है, बाकी अगर यूनिलेटरल है तो पॉलिप है। ये देखो, ये आपके वोकल कॉर्ड्स पे ये नोड्यूल्स हैं। ऐसी आपको इमेजेस मिल सकती हैं। मोस्टली मैंने जो केसेस देखे हैं, जो क्वेश्चंस देखे हैं सॉरी, उन क्वेश्चंस में मोस्टली हमें ऐसा कुछ हिस्ट्री दिया होता है सिंगर का या टीचर का। एक दो क्वेश्चन आए थे जिसमें ऐसा इमेज बेस्ड था, बट उसके अलावा मोस्टली आपको क्वेश्चन पूरा रिटन फॉर्मेट में मिलेगा। फिर आता है एपिग्लोटाइटिस एंड ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। देखो, एपिग्लोटाइटिस इज व्हाट, इट्स एक्यूट एयरवे इमरजेंसी
ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, एक्यूट एयरवे इमरजेंसी और इसका आइकॉनिक थंब साइन ऑन एक्सरे। देखो, अभी तक एपिग्लोटाइटिस पे जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो, उसमें आपको ये इमरजेंसी सा सिनेरियो मिल जाता था, या फिर एक्सरे में आपको ना थंब साइन मिल जाता था। अब वो एक्सरे ना देके वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्सरे में ना कुछ ऐसा थंब जैसा या वो कुछ अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो बस इसको समझना कि हाँ यार ये बात कर रहे हैं तो ये कुछ थंब साइन जैसे वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये एपिग्लोटाइटिस है और यहाँ पे क्या हो रही है, इमरजेंसी सिचुएशन है ये एक। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है वो है इसका ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज दिस इज एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। टाइप बी बिल्कुल याद करके रखना, क्योंकि वहां पे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे और आप कंफ्यूज हो गए यार ये कौन सा एच इन्फ्लुएंजा था। तो ये एक इमेज है, इमेज में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो ट्रैकिया की इन्फ्लेमेशन है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए क्या थी, एक इमरजेंसी कंडीशन थी। नेक्स्ट बात आती है वॉइस रिहैबिलिटेशन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। देखो, ईसोफेजियल स्पीच और टीईपी ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब टीईपी क्या है, ट्रैकियो ईसोफेजियल पंक्चर। इसमें हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, इलेक्ट्रोलैरिंग्स इज यूज्ड, ये एक टूल यूज होता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वॉइस रिहैब पोस्ट लैरिंजेक्टोमी इज टीईपी। अब इसमें ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। इमेज कैसी होगी, ऐसा कुछ रहेगा, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका ना मटेरियल भी याद कर लेना और इस इमेज को भी अच्छे से याद कर लेना कि ये क्या है और किस कंडीशन में यूज हो रही है। लैरिंजेक्टोमी के बाद वॉइस रिहैब के लिए यूज हो रही है। तो गाइज हमने सारे टॉपिक्स जो हमारे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं या फिर वो नीट पीजी एग्जाम में आए हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए। और इस वीडियो को आपके नोट्स का सब्स्टिट्यूट मत बनाना। ये उस सिनेरियो में है कि आप ईएनटी पूरा छोड़ने वाले थे, तब के लिए कि हाँ इन टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ के जाऊंगा मैं, इनको प्रॉपर डिटेल में पढ़ूंगा, इनके पॉजिटिव एजेंट से लेकर इनके ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स, इमेज बेस्ड सारी चीजें ए टू जेड इन टॉपिक्स को पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपका शेड्यूल बना हुआ है और आप ईएनटी को टाइम दे सकते हो, तो ईएनटी को पूरा पढ़ो। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप रिग्रेट नहीं करोगे ईएनटी को टाइम देना, क्योंकि अगर आपको इसके मेन मेन टॉपिक्स भी अच्छे से पता है या आपने थोड़ा भी डिटेल में ईएनटी को पढ़ा है, टाइम दिया है, तो ईएनटी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा 150 मार्क्स को क्रॉस करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए या कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर आपको ईएनटी से कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, तो कमेंट करो, हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।